सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है सीबीएसई का 2021 का जो सैम्पल पेपर है उसके 12 क्वेश्चंस को मैंने आपको जो है सॉल्व करा दिए थे और मैंने बोला था कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे। तो हमें जो है आज क्वेश्चन नंबर 13 से जो है डिस्कस करना है। इसके 12 तक हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपसे पूछ रहा है कि जी सबसे पहले तो कह रहा है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक जो है वो क्या होता है, या साख गुणक भी इसको कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब गाइज ये ऐसी चीज़ है जो पता तो सबको है, ठीक है, लेकिन लिखने में जो है लिखने में सबको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर मैं फॉर्मूला पूछूँ सब बता देंगे 1 में LRR, ठीक है, लेकिन अगर बात आती है लिखने की कि जी क्या लिखना है इसके बारे में, तो फिर इसके लिखने में जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में अब चाहे एक क्या लिखना है प्रॉपर बुक से या कहीं से भी, आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में एक डेफिनेशन याद कर लेनी है ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। आप ये लिख सकते हैं कि जी मुद्रा गुणक या साख गुणक जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्य बैंक, क्या करते हैं, क्रेडिट की क्रिएशन करते हैं। किसके बिहाफ पर? प्राथमिक जमा के बिहाफ पर, और रिजर्व रेशो के बिहाफ पर क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। उसको मुद्रा गुणक या साख गुणक कहते हैं। इसके अलावा और भी कोई अदर डेफिनेशन जो है वो भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है क्रेडिट क्रिएशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रिवर्स डिपॉजिट रेशो, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। गाइस ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2018 या 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछ रहा है, आपको गाइस इसके अंदर एक एग्जांपल लेना है। सबसे पहली बात तो मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका प्राथमिक जमा, मतलब बैंक ने टोटल कितनी मनी क्रिएशन करी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राथमिक जमा, ठीक है, और अपॉन में LRR। ये एक फार्मूला है कि तो बैंक ने टोटल कितनी मनी क्रिएशन जो है की है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना इसमें एक बारी आपको इसमें एग्जाम्पल लेना है। क्या? आपको एक बारी तो इसके अंदर LRR जो है वो आपको लेनी है 10%। उसके बाद आपको LRR लेनी है, कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, उसने बोला अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, 5%, 10%, 20%, जो मन करे वो ले लीजिए। मैंने एक ले लिया 10%, एक ले लिया 20%, और जो प्राथमिक जमा है वो मैंने ले ली 1000। आपको क्या करना है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये डिजिट पहले वाले केस में अगर मैं पुट करूं तो ये जाएगा 1000 अपॉन में 10% है। तो गाइस 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को आप 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, अब कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होगी, अभी बताता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये कितना आया, ये आया 10,000। और अगर दूसरे वाले में मैं पुट करूँ तो 1000 अपॉन में अब 20% रखना है। 20% को गाइज आप 0.2 लिख सकते हो, डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, ये 5000 आया। डिफरेंस देखिए क्या है, जब LRR जो है आपकी 10% है तो मनी क्रिएशन कितनी हो रही है, 10,000। जब 20% है तो कितनी हो रही है, तो उससे आधी हो रही है, कम हो रही है, 5000। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि LRR जितनी ज़्यादा है मनी क्रिएशन उतनी ही कम हो रही है, और LRR जितनी कम होगी मनी क्रिएशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। ये एग्जाम्पल, इस तरीके का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको देकर बताया है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही देकर बताना है, ठीक है जी। इसने बोला अपने मन से कुछ भी बताना है। अब 10% को मैंने बोला कैसे आया, तो 10% हटता है तो 100 लग जाएगा, 1 0 से 1 0, तो ये 1/10 बच जाएगा। तो ये जो नीचे जो 1 0 है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 0.1। नीचे जितनी 0 होती हैं उतने के बाद आप पॉइंट जो है लगा सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ, अगर मान लो लिखा हुआ है 2/100,
तो आपको क्या लिख सकते हो इसको 0.02 आप इसको ये लिख सकते हो। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है विद न्यूमेरिकल। आपको इसमें बताना है, न्यूमेरिकल आपको खुद अपनी तरफ से अज्यूम करके लेना है और ये बताना है कि LRR जितनी ज़्यादा होगी उतना मनी क्रिएशन कम होगा और LRR जितनी कम होगी उतना मनी क्रिएशन कम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 18 या 19 में भी पूछा गया है। मनी क्रिएशन नहीं पूछी इसने आपसे कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, उसने ये पूछा है कि LRR और मनी क्रिएशन के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, इसको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके दिखाइए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपसे पूछ रहा है इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोग फलन जो है वो ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, तो वो आपसे इन्वेस्टमेंट आपको बोल रहा है 400 है और उपभोग फलन ये है, तो बोल रहा है क्या अर्थव्यवस्था जो है वो 1500 की इनकम पर, 1500 की आय पर जो है संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अर्थव्यवस्था संतुलन में कब होती है, AD इज इक्वल टू AS जब होता है तो अर्थव्यवस्था जो है संतुलन की अवस्था में होती है। और AD जो होता है वो गाइस C+I होता है और AS की जगह आप Y लिख सकते हो। अब आपको जो उपभोग फलन दे रखा है 200 प्लस 0.5y प्लस 400 आपको जो है ये तो आपका उपभोग फलन हो गया पूरा का पूरा, ये आपकी आई हो गया और इज इक्वल टू वाई। अब आपको क्या करना है, ये 200 और ये 400 ये हो जाएगा गाइस 600 प्लस और ये जो 0.5y है इसको जो है ये जो 0.5y आपको दे रखा है इसको आप इधर ले आइए y के साथ, y माइनस 0.5y, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है गाइस, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो 1 में से 0.5 गए तो 0.5y आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है आपका, इधर आपका चल रहा है 600, ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यह आपका 0.5y यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट दीजिए 1200 आ जाएगा आपका y। तो गाइज हमारी जो इनकम आ रही है वो आ रही है 1200 और इसने कितनी दे रखी थी, इसने आपको दे रखी है 1500। अगर 1500 आती तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, अभी 1200 आ रही है तो अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है जी, बस उसने पूछा है जस्टिफाई और आंसर, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करके बता देना है। उसके बाद गाइस ये आपसे पूछ रहा है और वाले क्वेश्चन में, एक तो पूछ रहा है पूर्ण रोजगार क्या होता है उसको बता दीजिए, और नियोजित बचत क्या होती है, प्लान वाली, इच्छित भी कह सकते हो, प्रत्याशित भी कह सकते हो, कई सारे इसके नाम होते हैं। प्लान सेविंग क्या होती है, जो एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर लोग प्लान करने की इच्छा बना रहे हैं, करी नहीं है, एक्चुअल नहीं है, जो प्लान करने की सोच रहे हैं उसको कहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के हैं आपके लिए, केवल इसका मीनिंग ही आपको जो है बताना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपसे पूछ रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, जीडीपी जो है वो हमारी 23.9 थी इस क्वार्टर के अंदर, और अगर जो है उसको 19-20 से कंपेयर किया जाए, मतलब सिंपल सी बात है 2020 में सब कुछ ऐसी तैसी ही हो गई है, ठीक है, जीडीपी हो या कोई भी हो, तो अब सिंपल सी बात है डिमांड कम हो गई, न्यून मांग की सिचुएशन हो गई, अर्थव्यवस्था जो है उसको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। तो हमें ये बताना है, कह रहे सजेस्ट डैट द लॉकडाउन हैज़ द इकोनॉमिक हार्ड, हमें ये बताना है कि लॉकडाउन वगैरह की वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ठप हो गई थी, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जीडीपी पर पड़ा। तो कह रहा है सजेस्ट द डिस्कस एनी 2 फिजिकल मेजर डैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, 2 राजकोषीय उपाय बताने हैं जिससे कि हम अपनी जीडीपी वगैरह को इंक्रीज कर सके, डिमांड वगैरह जो है सब बढ़ सके। तो कैसे हो सकती है, आप न्यून मांग को ठीक करने के जो उपाय होते हैं उसी में से कोई सा भी लिख सकते हो कि सरकार कर में कमी कर सकती है, सरकारी व्यय में वृद्धि कर सकती है, सार्वजनिक ऋण जो है वो कम ले ले, कोई सा भी जो आपका मन करे वो आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन राजकोषीय लिखने हैं। 2 तरीके के उपाय होते हैं, एक होता है राजकोषीय उपाय और एक होता है मौद्रिक उपाय। तो उसने आपसे केवल राजकोषीय पूछे हैं, तो आपको जो है केवल राजकोषीय ही बताने हैं। सरकार को टैक्सों में कमी करनी चाहिए, अपने व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, जनता से कम उधार जो है उसको लेना चाहिए। इसके अलावा अब अगर हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि जी डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म बाय अ वुमेन में नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। महिलाएं जितने भी घर में काम करती हैं उनकी वो जो जितनी भी सर्विस देती हैं, कह रहा है उसको जो है आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? एक वैलिड रीज़न, एक कारण देते हुए बताइए कि क्या है। तो ये बिल्कुल सही बात है। महिलाएं घर में जितना काम करती हैं उनकी सर्विसेज का बाजार मूल्य का अनुमान लगाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है, जिसकी वजह से हम इसको आर्थिक क्रिया जो है वो नहीं मानते हैं और ना ही इसको राष्ट्रीय आय में हम शामिल करते हैं। बी की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि अगर हमने किसी को आर्थिक क्रिया दी है, किसी भी विक्टिम को साइक्लोन की वजह से, तो भैया ये जो है सरकार द्वारा किया गया एक सामाजिक कल्याण है, किसी की सहायता देना, ठीक है, आर्थिक सहायता देना उसको। कह रहा है कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ साइक्लोन इन एन एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर मेजर बाय। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई अगर सरकार किसी भी विक्टिम को जो है साइक्लोन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, कहीं बाढ़ आ गई, सूखा, चक्रवात, कुछ भी आ गया, तो भाई अगर सरकार उसको आर्थिक सहायता देती है तो वो सोशल वेलफेयर का एग्जाम्पल तो होता ही होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या आप इस चीज़ को नेशनल इनकम में काउंट करोगे या नहीं करोगे। तो भाई ये आर्थिक सहायता है। अगर आपको याद है तो हम NIT में जो निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम करते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो हम तो आर्थिक सहायता को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं हम माइनस? क्योंकि आर्थिक सहायता जो है वो एक पक्षीय हस्तांतरण है, ये एक हस्तांतरण भुगतान है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ना तो ये ऐड होगा और ना ही ये ऐड होगा, दोनों में से कोई भी जो है वो ऐड नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसके और में ही जो दे रखा है, ये भी गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, और रिपीटेड है 2018 में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 18 या 19 में। इसमें ये आपसे बोल रहा है कि एक देश है X, उसकी GDP जो है वो 2000 से 4000 हो गई जी। और एक और देश है Y, उसकी जो GDP है वो जो है 1,20,000 से सीधा 2 लाख हो गई। तो हमें जो है चेंजेस निकालना है कि X देश की कितनी GDP में इंक्रीमेंट हुई है और Y की कितनी हुई है। तो गाइज अगर आपको इंक्रीमेंट निकालनी है X कंट्री की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा अपॉन में पुरानी वाली GDP, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो उन्होंने बोला 2018-19 को बेस ईयर मानना है, मतलब पुरानी वाली को। और ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। आपको पहले 4000 में से 2000 माइनस करना है, तो ये जाएगा 2000 अपॉन में पुरानी कितनी है 2000 इंटू में 100। तो 2000 से 2000 कट गया, एक आ गया, 100 एकम 100। एक्स देश की जो GDP में इंक्रीमेंट हुई है या जो चेंज हुआ है वो तो हुआ है 100 का। और अगर ऐसे ही आपको Y का निकालना है, मान लो अगर आपको Y का निकालना है तो 2 लाख में से इसको माइनस कर दीजिए, 80,000 आ जाएगा, अपॉन में पुरानी वाली कितनी है, पुरानी वाली 1,20,000 है, इंटू में 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो और 2 4 जा 2 या 4 से काट दीजिए, चलो 4 2 जा 8, 4 3 जा, ठीक है, 200 अपॉन में 3 क्या आ रहा है आपका 200 अपॉन में 3, इसको काट दीजिए, ये आ रहा है 66.6, इतना आएगा ये आपका 66.6। एक्स देश का कितना आया? एक्स देश का तो आ रहा है आपका 100%। एक्स वाली जो कंट्री है उसका तो आ रहा है 100% और वाई वाली जो है उसका आ रहा है 66.6%। तो आप खुद बताइए कि भाई किस देश की GDP जो है उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है। हमें सिंपल पता चल रहा है कि एक्स कंट्री की जो GDP है उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है, वाई में थोड़ी कम हुई है। बेटर परफॉर्मेंस जो है वो एक्स कंट्री की है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको चेन निकालना है। सबसे बढ़िया बात ये है 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो है ये पूछा गया है, तो आपके लिए 6 नंबर ये कहा जाए तो एक तरीके से फ्री के ही हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले तो कह रहा है संसाधनों का पुनः आवंटन, ये समझाइए सरकार के बजट के अंदर।
गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सरकार का जो बजट का जो क्वेश्चन है उसमें 6-7 बजट हैं, ठीक है, सॉरी 6-7 मतलब उद्देश्य है सरकार के बजट के। तो उसमें एक तो आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ठीक है, संसाधनों का पुनः आवंटन, ये दोनों तो गाइज आपको गोल कर पी जाने हैं, और आर्थिक स्थिरता, 7 में से ये 3 तो आपको गोल कर ही पी जाने हैं, तो फिक्स है, कंपलसरी आना ही आना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है, मैंने वीडियो बना रखी है, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट मार देना है कि संसाधनों का पुनः आवंटन जो है वो क्या होता है। रही बात इसके बी वाले पार्ट की, कैन आई डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एंड एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये कह रहा है कि कैसे सरकार का बजट जो है वो एक अच्छा माध्यम है किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए जो है सरकार का बजट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, किस चीज़ के लिए, रोजगार के सृजन के लिए। अब वो यहाँ पे खेल गया कैसे, अब बच्चा बोलेगा जी ये क्या पूछ लिया उनने, ये क्या आ गया जी। तो गाइस ये कोई अलग चीज़ नहीं है, अगर आपने सरकार के बजट के अंदर सारे के सारे बजट पढ़े हैं, उसमें आपने एक 7वां भी बजट पढ़ा होगा, रोजगार के अवसर। सरकार का बजट के अंदर ये उद्देश्य होता है कि भाई जितने भी बेरोजगार नल्ले जितने भी बैठे हैं भारत के अंदर, उनको काम धंधा प्रोवाइड कराने का काम भी सरकार के बजट के उद्देश्य के अंदर ही आता है, रोजगार के अवसर वाला पॉइंट। इसके लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए, अपनी आधारिक संरचना, सड़क पुल बांध वगैरह ये बनवाने चाहिए। इसके अलावा सरकार कई तरीके के कार्यक्रम, कई तरीके के प्रोग्राम जो है, जैसे कि मनरेगा वगैरह जो है, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है बनाती है ताकि लोगों को काम धंधा जो है मिल सके। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं लिखनी है, अगर आपने सरकार के बजट के अंदर रोजगार के अवसर पढ़े हैं तो आप जो है बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। एक बात अगर बोला जाए तो इसने पूछा वही है रोजगार के अवसर वाला, कि सरकार का बजट कैसे हेल्प करता है। तो देख लीजिए, सरकार का बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर आना ही आना है। ये 17 क्वेश्चन हो गए आपके समष्टि के। अब हम बात करते हैं आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 18 में, डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991। जब हमने 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाया था तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, कौन था, वित्त मंत्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह जो है उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अगर आपने जो है स्कैम 992 देख ही ली है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से इसके रिगार्डिंग जो है पता होगा कि जी प्रधानमंत्री कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये सब आपको पता ही होगा अगर स्कैम आपने देखी है। जिसने नहीं देखी उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मनमोहन सिंह था, बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये पूछ रहा है, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। हमें ये सबको पता है कि जी 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई इसको महाविभाजन का वर्ष इसलिए कहा जाता है, एक तो ये केवल यही एक ऐसा साल है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई थी, और इससे पहले इसके अंदर गाइस जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, जनांकीय संक्रमण, इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहले तो हम जो है फर्स्ट स्टेज पर थे, लेकिन इसके बाद 1921 के बाद हम जो है सेकंड स्टेज में प्रवेश कर गए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई हमने कौन सी स्टेज में प्रवेश किया था, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखा हुआ है फोर्थ तो है ही नहीं, सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है, अब गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, 1 मिनट रुकिएगा। अब गाइज यहाँ पे आपको 20, 21, 22 ऐसे कई सारे आपको जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही अलग थीम का क्वेश्चन है, मतलब ये कह सकते हो अभी तक जो है 2020 तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग थीम का क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का।
तो इसमें ये पूछ क्या रहा है, पहले आप कोई सा भी पेपर चेक कर लीजिएगा, मैं भी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बिल्कुल ही अलग थीम है, न्यू थीम है क्वेश्चन की। आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन करके जाने हैं, 2-3 तो इसी में है, बाकी अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मिल सकें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कीजिए आप। इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, कह रहा है जी नीचे जो एक स्टेटमेंट दी गई है, एक तो असर्शन दिया गया है ए, और एक उसका रीज़न दिया गया है। मतलब ये कह सकते हो एक आपको कथन दिया गया है, ठीक है, और एक उसका कारण दिया गया है। तो ये कह रहा है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑल्टरनेटिव में। तो ये कह रहा है चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो हमें बताना है कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। गाइज इन क्वेश्चन को करने का जो है तरीका क्या है, पहले आप ये समझेंगे ज़रा, ये क्वेश्चन कैसे होंगे। आपको गाइज इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप नीचे जो लिखा हो सबको भूल जाइए। आप पहले जो ये दोनों जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है ना, पहले आप उसको पढ़िए। ये असर्शन इसको भी भूल जाइए, ये क्या है इसको भी भूल जाइए, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इंडिया became an exporter of primary product and importer of finished consumer and capital produce in Britain। भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक जो है वो बन गया था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके आने के बाद जब तक कॉलोनियल रूल चला उन्होंने अपनी चलाई, तो पहले उल्टा था, लेकिन इनके आने के बाद भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करता था ब्रिटेन को, और तैयार माल का आयात करता था। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बात तो ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, ऐसा ही कुछ हुआ था। चलो ये वाली मतलब जो बात यहाँ पे लिखी गई है, ये कथन जो बता रहा है ये ठीक बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द colonial गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टिव द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉलोनियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों ने एक हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति, उस पर ये क्या करते थे, आप जो आयात निर्यात करते थे अपने पे तो विदाउट टैक्स यहाँ से कच्चा माल जाता था, विदाउट टैक्स आता था बनी बनाई वस्तुएं, लेकिन जो इंडियन प्रोड्यूसर थे उन पर क्या लगाते थे, ये टैक्स लगाते थे बहुत ही भारी मात्रा में, जिसकी वजह से उनके गुड्स कॉस्टली हो जाते थे, और इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। यही सब चीज़ें हुई थी। मतलब यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो भी एक बार को सही लिखी गई है, जो भी 2 स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है ये दोनों सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्रिटेन वालों ने क्या क्या किया वो बताया गया है, दोनों ही ठीक है। अब आइए मुद्दे पर, बात दोनों ठीक है। अब आपको, मेरे को पता चल गया, मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी, अब आपको दिखना है कि ये क्या है। यहाँ लिखा हुआ है असर्शन और रीज़न, मतलब अभी हमने पढ़ा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट असर्शन थी, नीचे वाली स्टेटमेंट रीज़न थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि असर्शन और रीज़न दोनों क्या हैं, दोनों सही हैं। अब आपको क्या करना है, उसके बाद अभी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो ये असर्शन दी गई थी ये ऊपर वाली, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों भारत कच्चे माल का आयातक, कच्चे माल का जो है निर्यातक, और तैयार माल का आयातक जो है वो क्यों बन गया था। क्या यहाँ पे जो रीज़न लिखा गया है वही इसका रीज़न है। भाई ब्रिटेन वाले भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे, तैयार माल बनी बनाई वस्तुएं आती थी यहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा था, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया ताकि हमारी वस्तुएं यहाँ पे बिके। उन्होंने देखा कि भारत के पास कच्चा माल तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और बेचने के लिए बाजार भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने इसलिए ये विभेद मूलक तटकर नीति लगाई ताकि ये हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो सके और हमारी वस्तुएं बिक सके। मतलब कि रीज़न जो यहाँ पे लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। मतलब ये जो असर्शन ऊपर दी गई थी, ऐसे ही तो भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया था। तो ये जो रीज़न दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपको क्या करना है
असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं, सबसे पहली बात तो। और ये जो रीजन यहाँ पे दिया गया है, ये इस असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं। पहले में देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन 1। कि जी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, पहली बात तो वो तो ठीक ही है। और जो रीजन, जो कारण बताया गया है, वो भी जो असर्शन है उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यही हमने पढ़ा ऊपर। मतलब ये बिल्कुल ठीक पॉइंट लग रहा है। चलो पहले और देखते हैं हम। बी में लिखा हुआ है कि है तो दोनों ठीक असर्शन और रीजन, लेकिन जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरे में कह रहा है असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, और चौथे में ये कह रहा है। तो गाइज अभी हमने ऊपर पढ़ा असर्शन और रीजन है तो दोनों ट्रू, मतलब या तो ए या तो बी, इन दोनों में से है, ये तो हटा ही दीजिए, ठीक है। और जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन जो है कर रहा है, किसकी, असर्शन की। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ना कि बी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है किया जाता है। ऐसे ही देखिए एक और यहाँ पर जो है, एक और यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है कि भाई नीचे एक असर्शन दी गई है और एक रीज़न दिया गया और बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे ये कह रहा है कि द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है, सॉरी इनिशिएटिव्स, कह रहा है भूमि सुधार और ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। भूमि सुधार और हरित क्रांति, यही दोनों, ऐसे ये कह सकते हो, यही दोनों वो सुधार हैं जिसकी वजह से भारत जो है आज खाद्यान्न के मामले में, गेहूं चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। मतलब जब से हमने भूमि सुधार और हरित क्रांति को अपनाया है, तब से पहले हमें ये यूएसए वगैरह से लेनी पड़ती थी चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से, हरित क्रांति, भूमि सुधार वगैरह की वजह से, ये सारी की सारी चीज़ें अब हमें दूसरे देशों से नहीं लेनी पड़ती, हम इसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, असर्शन में जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे वाला पढ़ते हैं, स्टेटमेंट। अभी आप भूल जाइए क्या है, आपस पढ़ो ये लिखा क्या है। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। कृषि क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का जितना पोर्शन काम कर रहा था, हमने जितना सोचा था कि वो डिक्लाइन होगा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही डिक्लाइन हुआ है। ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। मतलब दोनों दो स्टेटमेंट लिखी गई हैं वो दोनों हैं तो ठीक, स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में जो बात लिखी गई है वो दोनों ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले असर्शन क्या थी कि भूमि सुधार और हरित क्रांति की वजह से भारत आत्मनिर्भर हुआ है फूड वगैरह के मामले में। तो अब हमें क्या करना है, इस रीज़न का इसके साथ कंपैरिजन करना है। क्या ऐसा इसकी वजह से हुआ है कि कृषि क्षेत्र के अंदर जितना प्रतिशत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिक्लाइन का, उतना नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी, इसका तो ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा, इसका तो कोई लिंक नहीं है। ये क्या बात हुई कि भूमि सुधार और हरित क्रांति की वजह से हम आत्मनिर्भर हो गए और कृषि से हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना उसमें पोर्शन डिक्लाइन नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे बात जम नहीं रही। मतलब बात तो दोनों ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो रीज़न में एजेस की एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये इसकी सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, कि हैं बात तो दोनों ठीक हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो है 21वें में भी ऐसे ही दिया गया है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, ऐसे क्वेश्चन गाइस देख लीजिए, दो हैं, तो कंपलसरी है इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करके जाइएगा। कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न। हर साल सरकार जो है टारगेट बनाती है, किस चीज़ का टारगेट बनाती है, विनिवेश करने का जो है टारगेट बनाती है जितनी भी पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज हैं। तो बात तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, और कह रहा है डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है
किस चीज़ से बचने के लिए? जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। विनिवेश होता क्या है? जब सरकार अपने कुछ शेयर प्राइवेट वाले को बेच देती है उसको विनिवेश कहते हैं। फिर प्राइवेट वाला एंटर होता है तो वो जो लॉस में चल रहा है वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, इसलिए ऐसा। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट लिखी गई हैं, असर्शन और रीज़न, बिल्कुल दोनों ठीक लिखी गई हैं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। अब हमें इस रीज़न का इस असर्शन के साथ कंपैरिजन करना है। ऊपर लिखा था हर साल सरकार जो है प्लान बनाती है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, और नीचे हमें ये बताना है क्यों करती है सरकार ऐसा, क्या दिक्कत आ गई कि उसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो गाइस इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके बजट के अंदर घाटा चल रहा है, ठीक है, या तो आपके बजट में घाटा हो रहा है। हमने सरकारी बजट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब घाटा होता है तो विनिवेश करती है। या ये भी कह सकते हो कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, इनएफिशिएंट है, 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते, ये इसका रीज़न हो सकता है। लेकिन नीचे जो रीज़न दिया गया है वो कुछ और ही है। तो बात दोनों में ठीक लिखी है लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं कर रहा है असर्शन की। तो फिर से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इस तरीके से गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आई होप ये 21 तक ही आज हम करेंगे, ठीक है। बाकी जो रह गए हैं वो हम सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कर लेंगे, वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, इस टाइप के जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी सैम्पल पेपर या कोई भी अदर बुक जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हो वो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।